सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, जो हमारा पाठ है, ये 14 पाठ है और जिसका शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके हमारे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आइए हम सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में जानेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में सन 1911 में हुआ, जिनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पैसे से वकील थे। मतलब पैसे से वकील मतलब होता है कि उनका काम ज़्यादातर क्या था, वो वकालत करते थे। ठीक है, तो पैसे से वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलन में गहरा जुड़ा हुआ और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। मतलब उनकी मृत्यु सन 2000 सन में हो गई। उनकी रचनाएं थी निम्नलिखित रचनाएं और यहाँ पे हैंगी, जैसे नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, या मार प्यार की थापे, और कहे केदार खरी खरी। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, काव्य कृतियां हैं, जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी के से सम्मानित किया गया है। इनको 2 पुरस्कार मिले गए हैं, ये नेहरू पुरस्कार मतलब सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और कौन से कवि हैं? प्रगति धारावादी, ठीक है, के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद है। और उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवाद रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य और ध्वनियों की धारा है, और वे स्थापत्य की कला और संगीतात्मक उनके काव्य की एक अन्य विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का, ठीक है, दैनिक जीवन और अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्ति हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए बिंबों को आत्मीय के साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि उनका जो उनकी भाषा है, उनकी बुंदेलखंडी दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती है, उनकी भाषा में आप रचनाओं में आप देख सकते हैं। और उनके जो बिंबात्मक आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि आप बिंब मतलब होता है कि जो सामने चीज़ें, हम जैसे कोई चीज़ें बोल रहे हैं तो उसके लगता है कि कोई चीज़ हमारे सामने एक चित्र सा बन रहा है, तो उस तरह हम कह सकते हैं बिंबात्मक आत्मीय के साथ प्रस्तुत किए। तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप जो हमारी पंक्ति है चंद्र गहना से लौटती बेर, तो उसके बारे में यहाँ पे सार दिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ। मतलब प्रगतिवादी कविता है ये चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा था। चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा था। लौटते हुए उसे किसान मन को खेत और खलियान और उनका प्रकृति परिवेश सहज आकर्षित लगता है। और इस कविता में कवि उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखते हैं। मतलब कि साधारण चीजों में भी वो असाधारण, जो हम चीज नहीं देख सकते, वो भी सौंदर्य वो देख लेते हैं। और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी वह संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। ये प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो यहाँ पे क्या, प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो आइए हम पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा चंद्र गहना से लौटती बेर के बारे में पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम पंक्ति पढ़ते हैं। चंद्र गहने से लौटती बेर, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर और छोटी गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो यहाँ पर जो पंक्ति में चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में, तो पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी कहना चाहते हैं कि गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनोहर उल्लेख किया है। वह चंद्र गहना नामक एक गांव से घूमने गए हुए थे। ठीक है, गांव से क्या घूमने गए हुए थे, और वह जब वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में खेत दिखाई देता है। तो खेत दिखाई देता है और अभी ट्रेन को आने में बहुत वक्त है, और इसी कारण वह खेत की प्रकृति सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ पर, ठीक है, यहाँ लिखा, मैं देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं,
मोड़ पे इस खेत की बैठा अकेले। तो वे कहना चाहते हैं कि रास्ते में खेत दिखाई देता है और अभी ट्रेन आने में बहुत वक्त है, इसी कारण वह खेत की प्रकृति सुंदरता को निहारने के लिए मेड़ पर जाके बैठ जाते हैं। और आगे क्या है, एक बित्ते के बराबर ये हरा ठिंगना चना। एक बित्ते के बराबर मतलब वो मतलब एक बित्ते के बराबर एक चना हैगा, हरे रंग का एक चना हैगा। तो वह क्या कर रखा है, उसने एक बांधा है मुरेठे शीश पर, जो उसके चने के ऊपर क्या एक फूल उगा हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि उसने मुरेठा बांध रखा, मतलब पगड़ी बांध रखी है, और वो उस पे क्या जो हरे रंग के चना हैगा उसके सर पे ये फूल उगा हुआ है गुलाबी रंग का, जैसे लगा कोई सजा हुआ खड़ा है। तो इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर खेत की उगी फसलों का और पेड़ पौधों को देखने लगते हैं, और आगे भी कहते हैं कि मैंने चंद्र गहना नामक गांव देख लिया है, अब इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्रकृति सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। आगे चने ने पौधे का बड़ा ही सजीव देखेंगे तो हमने क्या बहुत ही सजीव मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक पंजे के, एक जैसे हमारा हाथ होता ना, हाथ का मतलब एक बित्ता, एक पंजे के बराबर का, 1 फुट के बराबर क्या उसकी लंबाई है चने की, और वो क्या पौधे के खेतों के बीच लहरा रहा है, पौधों के खेत के बीच लहरा रहा है। और वो चने का पौधा क्या है, गुलाबी रंग का क्या कर रखा है उसने, फूल खिला हुआ, उसके सर पे क्या फूल खिला हुआ गुलाबी रंग का। उन्होंने देखा, ऐसा लगता है कि मानो कोई दूल्हा पगड़ी बांधे सज धज के शादी के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो आगे पंक्ति हमारी ऐसी है, पास ही मिल कर उगी है बीच में अलसी अठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल का सिर पर चढ़कर कह रही है, जो छुए ये दू हृदय का दान उसको। तो आइए हम देखेंगे इसका भावार्थ। तो यहाँ पे जो ठीक है, पास में क्या है, पास में ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी अठीली, मतलब एक पौधा उगा है अलसी का। ठीक है, और कैसी है वो, हटीली सी है, देह की पतली सी है, कमर की लचीली, मतलब जो हवा चलती है तो क्या वो लहर मार के लचीलापन दिखता है। नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, मतलब उसके सर पर, मतलब जो अलसी का पौधा है उसके ऊपर कैसे नीले रंग का फूल उगा है। तो कवि इसमें मानवीय अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया। अलसी का पौधा बहुत ही पतला है और थोड़ी हवा के कारण वह हिलने लगता है, क्या करता है वो हिलने लगता है। ठीक है, मतलब पतली कमर जैसे हिलने के कारण वो लचीलापन महसूस होता है, और झुक कर फिर वो खड़ा हो जाता है, वो हवा चलती है झुक जाता है फिर खड़ा हो जाता है, इसलिए कवि ने उसे देह की पतली कमर और लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगे हुए अलसी पौधे को नायिका के रूप में देखा जा रहा है। जो अलसी का पौधा कैसे उसको नायिका के रूप में देखा जा रहा है। उसके अनुसार नायिका बहुत ही जिद्दी है, हठीली है ना, हठीली मतलब बहुत ही जिद्दी है, और इसलिए वो हठ पूर्वक इसने चने के पौधे के मध्य अपना स्थान बना लिया, मतलब उसके पास ही जाके अपना स्थान बना लिया। और इन पौधे में नीले रंग के फूल खिले हुए, उसके ऊपर क्या नीले रंग का नीले फूले फल को सिर पर चढ़ा रखा, मतलब कि उनके ऊपर क्या नीले रंग का फूल खिला हुआ है, और जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नायिका अपने हाथ में फूल पकड़ के प्रेमी को इजहार कर रही है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कर रही है, जो छुए दू हृदय का दान, मतलब क्या करे उस फूल को देख के अपना प्रेम का इजहार कर रही है, प्रेम लुटाने के लिए लिखा ना कि दू हृदय का ध्यान उसको, तो उस प्रेम को स्वीकार करेगा तो वह अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। तो आगे देखेंगे, और आगे और सरसों ने पूछो, हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता माह फागुन आ गया है आज जैसे। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं हमारे तो यहाँ हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी कहना चाहते हैं यहाँ पर, सरसों ने पूछो हो गई है सबसे सयानी और हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। लग रहा है जैसे कि एक ब्याह मंडप का एक बहुत प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कवि खेतों की प्रकृति सौंदर्य की तुलना एक विवाह के मंडप से की है। जैसे खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच क्या सरसों ने पूछो हो गई सयानी, पर सरसों क्या हो गई है, हो गई सयानी, मतलब बड़ी हो गई है।
तो वहाँ पे खेतों के चने और अलसी के पौधे, इन सब के बीच सरसों को भी बात की निराली है। सरसों के पौधे पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, मतलब कि सरसों कैसे बढ़ चुकी है, मतलब निकाल सयानी मतलब बढ़ चुकी है, और उन पर पीले रंग के फूल खिल चुके हैं। ठीक है, उनके पर क्या पीले रंग के फूल खिल चुके हैं, और ये पीले फूल सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। ठीक है, नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं, लिखा ना, हाथ पीले कर लिए, जैसे कि हाथ पीले कर लिए, सूर्य की रोशनी में उनके हाथ कैसे चमक रहे। सरसों की फसल पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्यादान के लायक हो गई है, लिखा ना, ब्याह मंडप में पधारी है फाग। ठीक है, तो फाग गाता मास फागुन आ गया है जैसे, तो जैसे कि अब वो बड़ी हो चुकी है, सियानी हो चुकी है, तो उसको क्या फसल को काटने लायक हो चुकी है, तो वो काटने को क्या उसकी विदाई की, ठीक है, किसी कन्या की शादी के लायक हो चुकी है, और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। ऐसा लगता है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग मतलब फागुन गा रहा है। ठीक है, जैसे होली के समय गाना गाया जाता है ना, उस प्रकार से गाना गाया जा रहा है। तो आगे देखेंगे, तो आगे पंक्ति है हमारी, देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि गांव की प्रकृति सुंदरता का एवं शहर की तुलना की है, और उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि जो प्रकृति सौंदर्य का लाभ उठा सके। निरंतर होते निर्माण के कारण, जो लगातार शहरों में निर्माण हो रहा है, ठीक है, हर जगह क्या इमारतें नजर आ रही है, जिसके कारण उनके मन में प्रेम भाव नहीं रहा है। शहर के लोग स्वार्थी से होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कवि गांव की प्रकृति वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है। ठीक है, अनुपम शांति मिल रही है। यहाँ पे देखो कि कितना सुंदर एक जैसे कि विवाह के बारे में और पूरा दिखाया गया, किस प्रकार से कवि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा है। सभी सज धज के खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ है। कन्या सजकर अपने हाथों में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही है। ये लड़की सरसों एवं अलसी के पौधों जैसे संबोधित हो रही, मतलब अलसी और सरसों के पौधे जैसे लड़की जैसे प्रतीत हो रही है। ठीक है, और जबकि दूल्हे के चने के पौधे से संबोधित किया गया, मतलब जो चना है वो दूल्हा बताया गया, संबोधित किया गया। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर प्रेम भाव जागने लगता है। इसलिए कवि ने कहा कि व्यापारिक नगर से, यहाँ लिखा हुआ ना, आप देखेंगे यहाँ पर, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो कवि के अंदर प्रेम भावना जगाने लगी है, और इसी ने व्यापारिक नगर से दूर, व्यापार मतलब कि शहर से दूर, प्रेम की यह प्रिय भूमि उपजाऊ है। तो क्या है, मतलब व्यापार से दूर, शहर से दूर, ये प्रिय भूमि उपजाऊ है। तो आगे पढ़ेंगे, तो आगे हमारी पंक्ति इस प्रकार से है, और पैरों के तले ही एक पोखर उठ रही है जिसमें लहरें, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहराइयाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चमकाता है, कई पत्थर के किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। तो कवि यहाँ इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि एक खेत के किनारे एक तालाब है, और उसमें पड़ी हुई सूर्य की जो रोशनी बड़ी सुंदर नजर आ रही, बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आ रही है। लिखा ना, पैरों के तले एक पोखर है, मतलब कि खेत के पास की तरफ क्या है, पोखर है, पैरों के पास मतलब वहां पर एक पोखर मतलब तालाब है, उठ रही है जिसमें उसमें क्या उठ रही है, लहरें उठ रही है, तालाब के अंदर क्या लहरें उठ रही है। नील तल में जो उगी है घास की भूरी, और जैसे कि लग रहा है अब नीले तल में क्या घास भी उगी, हरे रंग की कैसे घास उगी है। और दूसरी तरफ क्या है कि तालाब में जल के हवा के कारण लहरें उठ रही है, और जिसके साथ ही बगल में भूरी घास उगी हुई है, हिलने लगती है। भूरी घास कैसे हिलने लगती है, ले रही है ये लहराइयाँ, अब वो भी क्या कर रही है, लहरियाँ मतलब लहर मार रही हैं। ठीक है, लहर मार रही है, और उसके साथ ही लहर मारने लगी, मानो आकाश में पतंग उड़ रही है। ठीक है, जैसे कि एक चांदी का बड़ा गोल खंबा, ठीक है, अब क्या जैसे एक पतंग की तरह वो कैसे लहर मार रही है।
जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब जल के एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे कि चांदी का बड़ा एक खंभा है, मतलब कि तालाब के पास एक चांदी का मतलब एक खंभा खड़ा है, चांदी सा प्रतीत होता है। और उसकी चमक जब पड़ती है तालाब में तो उसकी चमक क्या आंखों पे पड़ती है। ठीक है, आंखों पे कैसे पड़ती है, सूर्य का जो उसका प्रतिबिंब जब तालाब पे पड़ता है और उसकी आंखें चमक पे पड़ती है, निरंतर चमक रहा है। लेखक उसकी देखने में मुश्किल है, उसकी आंखों पे पड़ रहा है तो देखने में कैसे मुश्किल हो रही है। और दूसरी तरफ एक और यहाँ पे तालाब में यहाँ पे देखेंगे आंख में चमक रहा है। और कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और दूसरी तरफ तालाब के किनारे का कुछ पत्थर है और जो पानी की लहर जा रही है और पत्थरों पे जाती है बार बार, तो लग रहा है जैसे कि जो पत्थर है वो चुपचाप क्या कर रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। और पानी पी रहे हैं जैसे कि उनकी प्यास बुझ नहीं रही है, बार बार पत्थरों पे पानी जा रहा है, वो पी रहे हैं। तो कब तक प्यास बुझेगी, ठीक है, पता नहीं। तो दूसरी तरफ क्या है कि तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं, जब जब तालाब में लहरें उठ रही है तब तब तालाब का जल वो पी रहा है। ठीक है, पत्थर को भिगाता जैसा प्रतीत होता है कि मानो चुपचाप पानी क्या पत्थर पानी पी रहे, परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी है, पता नहीं कब बुझेगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीय अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया। आइए अगली पंक्ति पढ़ेंगे हम, जो आगे है हमारा। तो आगे इस प्रकार से, ठीक, पी रहे प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। ठीक है, चुप खड़ा है बगुला डुबाए टांग जल में, और देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता। तो यहाँ पे क्या है कि तालाब के अंदर क्या एक बगुला खड़ा है, क्या एक पैर पे, बगुला कैसे खड़ा है, एक पैर पे खड़ा, जैसे ध्यान मंग में खड़ा है। मगर जब मछली आती है देखते ही मीन, मतलब जब मछली को देखते क्या करता है, वो अपनी निंद्रा को ध्यान को त्याग देता है। और आगे देखेंगे, और चट, ठीक है, देखो चट दबाकर चोंच में नीले गले में डालता। वो क्या करता है, तुरंत उस मछली को देखता है तो देखते क्या करता है, उसको चोंच से दबा लेता है और नीले गले में क्या डाल लेता है। और एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, ठीक है, मतलब उसका माथा कैसा काला हैगा, और चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। आगे देखेंगे, ठीक है, श्वेत पंखों के झपाटे का मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुक मछली चोंच पीली में दबाकर उड़ जाती है गगन में। तो यहाँ कहना चाहते हैं एक चिड़िया है, कैसी, काले माथे वाली चिड़िया है, जो क्या करती है, बहुत ही चतुर है। क्या है, बहुत चतुर है। वो तालाब के चारों तरफ क्या करती है, वो घूमती है। और उसके पंख कैसे हैंगे, सफ़ेद हैंगे। वो कैसे, पंख सफ़ेद है। जब भी उस तालाब में झपाटे मारती, मतलब जब भी तालाब में कोई मछली नजर आती है तुरंत झपाटा मार के फौरन टूट पड़ती है और जल के हृदय से, मतलब तालाब के पानी के अंदर से मछली को निकाल लेती है। एक उजली चटोक, मतलब मछली कैसी है, उजली से मछली उसकी पीली से चोंच में दबाकर दूर उड़ जाती है गगन में। क्या करती है, वो सफ़ेद मछली, जो चांदी जैसी मछली को वो अपने चोंच में, पीले रंग की चोंच में दबा के क्या करती है, गगन में उड़ जाती है दूर। तो आगे देखेंगे, आगे हमारा इस प्रकार से, ओ यही है भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जब कवि आगे जाने लगते हैं तो वहाँ भूमि क्या ऊंची हो जाती है, और ऊंची हो जाने के कारण क्या करते हैं, वहाँ से दृश्य नहीं देख पाते। और जब ट्रेन आगे जाके रुक जाती है, ठीक है, भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ठीक है, अब क्या रेल की पटरी क्या चल रही, बिछी हुई है, और वहीं कहीं रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से कभी वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाला है, और वहाँ से क्या करना चाहता है, वो आगे जाके ट्रेन पकड़ना चाहता है। ट्रेन की पटरी गई है तो वहाँ से क्या आगे वो ट्रेन पकड़ना चाहता है, परंतु अभी ट्रेन में समय है, ट्रेन का टाइम नहीं है अभी, मतलब ट्रेन आने में काफ़ी समय है। तो लेखक इसकी पूरी स्वतंत्रता, तो जब ट्रेन आने में समय है तो लेखक क्या है, मैं अब यहाँ स्वच्छंद हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ पे बहुत स्वतंत्र हूँ,
जाना नहीं है, मतलब कि अब अगर शहर चला जाऊँगा तो इतनी सुंदर जो प्राकृतिक सुंदरता है मुझे देखने को दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए वो अभी टाइम है और स्वच्छंद है, आज़ाद है इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए। वो अभी जाना नहीं चाहता है। तो ये सब उन्हें बहुत ही आनंदमय लग रहा है, क्योंकि शहर में उन्हें रोज़-रोज़ ऐसा सौंदर्य को देखने का मौका नहीं मिलता। ठीक है? तो आगे देखेंगे चित्रकूट की अनगढ़ चोड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब चित्रकूट वो आगे पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या नज़र पहुँचती है खेतों पे, दूर दूर तक क्या चित्रकूट के आसपास क्या ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आती है, जो ज़्यादा क्या ऊंची नहीं है, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो जिस वजह से क्या वो दूर तक वो देख सकते हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, तो बांझ भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ वहाँ क्या रीवा के पेड़ है, वो रीवा के पेड़ कैसे कांटेदार है, तो वहाँ वो भूमि उपजाऊ नहीं है। ठीक है, भूमि उपजाऊ नहीं है तो इधर उधर क्या रीवा के पेड़ लगे हुए कांटेदार, और कैसे नजर आ रहे हैं, कुरूप, तो अच्छे नजर नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ हरियाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन रीवा नामक कांटेदार वृक्ष के अलावा और कोई हरियाली नहीं है। तो आगे देखेंगे सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे सुन पड़ता, वन स्थली का हृदय चीरता। आगे देखेंगे तो उठता गिरता सारस स्वर, टिरटो टिरटो मन होता, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो कभी यहाँ पे प्राकृतिक जो सौंदर्य का वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा है कि सुन पड़ता है उनको, जब क्या सुनाई देता है, मीठा मीठा रस टपकता हुआ, उनको एक मीठी मीठी ध्वनि सुनाई देती है, सुग्गे की मतलब तोते की ध्वनि सुनाई देती है टेटे करके, तो टेटे सुन पड़ता है। और कहाँ पे, वन स्थल, मतलब वन स्थल का हृदय चीरता, और जंगल के शांत वातावरण में से उनको ध्वनि सुनाई देती है वन के अंदर से, कि इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है, और उनका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि के ताल से ताल मिलाने को करता है। तो आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके ध्वनि कभी कैसे ऊंची होती है, कभी नीची होती है, उठता है कभी गिरता है, मतलब ध्वनि कभी ऊंची होती है कभी नीची होती है। तो आगे देखेंगे सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता है। तो सारस, यहाँ पे सारस, इस बीच में सारस की जंगल की भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है ना, मानो हो जाए उड़ जाऊं मैं फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो कवि कहना चाहता है कि जब सारस जंगल के भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, कभी घटती है तो उठता है, कभी गिरता है, सारस का स्वर टिटो टिटो, तो कभी गिरते है, कभी ऊंची, मतलब ऊंची आवाज आती है, कभी नीची आवाज आती है। तो वास्तव में सारस के जोड़े आपस में प्रेम संगीत कर रहे हैं, मतलब आपस में प्रेम संगीत कर रहे हैं, जो जिसे सुनकर कवि कल्पना करता है, कवि क्या करता है, कल्पना करता है, काश, ठीक है, मन होता है, मतलब अब कल्पना कर रहा है मन से कि मैं भी उड़ जाता, पर फैलाए हुए, मतलब कि अपने पंख फैलाए हुए उड़ जाता सारस के संग, खेतों के बीच में जाके, जहाँ जुगल, मतलब कि लिखा ना, और फैलाए हुए सारस के संग उड़ जाता जहाँ जुगल जुगल जोड़ी रहती है, और हरे खेत में, ठीक है, खेतों के बीच में चला जाता, फिर छुप कर, लिखा सच्ची प्रेम कहानी सुनता चुप्पे चुप्पे, मतलब क्या छुप कर, ठीक है, सच्चे प्रेम की कहानी सुने, ताकि उन्हें कवि के द्वारा कोई तकलीफ ना हो और वे उड़ ना जाए, मतलब सारस को कोई तकलीफ ना हो और वो उड़ ना जाए, इसलिए वो चुपके चुपके कवि उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है। तो इस प्रकार से हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा, तो ये हमारी पंक्ति यहाँ पे खत्म हो गई है, जो चंद्रगहना से लौटते हुए बेर की थी। तो इसमें हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर यहाँ पे मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया, और यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता का बहुत सुंदर वर्णन किया गया, जिसमें खेत खलियान और प्रकृति परिवेश का बहुत सहज आकर्षण आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे पाठ खत्म हो जाता है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा, तो आप सब ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे आप पढ़ते रहे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।